हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। मेरा नाम है कमल। तो बहुत लोग बोल रहे थे भाई कुछ स्टार्टिंग में कुछ बोला करो, सीधा ही ऐसे बोल देते हैं। तो हम मतलब सीधा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं ना, हम ऐसे इंट्रो हम देते नहीं। ठीक है, आज दे दिया। तो खोहिस्तानी साहब की नई वीडियो आई है। ठीक है, उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है, ये बहुत बड़े इस्लाम के खलीफा थे। ये बाद की, जैसे टाइम लाइन के हिसाब से जो आ रहे हैं ना, जिस टाइम में हुआ उस टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। तो अब इसमें शायद इंडिया का भी जिक्र हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा खलीफा, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से लेकर यूरोप में फ्रांस तक फैली हुई थी, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर 100 साल के बाद मेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मुजद्दिद आएगा जो इस्लाम को दोबारा ठीक करेगा। और पूरे दुनिया के मुसलमान, शिया सुन्नी, सब ये मानते हैं कि दुनिया का पहला मुजद्दिद एक ही आदमी था, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन आखिर क्यों? आखिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज तक मुसलमान उन्हें याद करते हैं? Mujaddid of the religion, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी यहां से नहीं, बल्कि उनके पैदा होने से भी बहुत साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया पर उमर बिन अब्दुल अजीज की नहीं, बल्कि एक और उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी। हजरत उमर जब खलीफा थे, उनकी एक आदत थी कि वो अपनी खिलाफत में गरीबों के हालात जानने के लिए अपना भेस बदलकर मदीना की गलियों में फिरा करते थे और देखते थे कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा। इसी तरह एक रात जब हजरत उमर बाहर निकले और मदीना में घूमते घूमते आखिर हजरत उमर एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा जाओ और दूध में पानी मिलाओ। जाओ बेटा, दूध में पानी डालो ताकि कल इसे बेचकर हमें ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इस औरत की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन ये तो गलत है। क्या आपको पता नहीं है कि खलीफा उमर ने दूध में पानी मिलाने से सख्ती से मना किया है? खलीफा उमर ने तो ये मना किया है। जिस पर इस माँ ने अपनी बेटी से कहा कि इस वक्त आधी रात है और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। उमर कहाँ से देख लेगा कि हम क्या कर रहे हैं? उमर कहाँ से देख लेगा? लेकिन उसकी बेटी ने जवाब दिया कि माँ क्या हुआ अगर उमर नहीं देख रहा? उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ सुन रहे थे और इस बेटी का जवाब सुनकर हजरत उमर हैरान रह गए और उन्होंने इस घर के दरवाजे पर एक निशान लगाया और खुद वहां से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही हजरत उमर ने अपने गुलाम को इस घर की तरफ भेजा ताकि वो चेक करे कि दूध में पानी तो नहीं मिला हुआ। गुलाम ने जाकर ये दूध खरीदा, उसे चेक किया और पता चला कि दूध बिल्कुल प्योर है। तो अब बात क्लियर हो हाथ चुकी डाल थी। के चेक करते हैं। मतलब वाइट उस जितना बेटी ने होगा ना, अपनी उतना माँ पता को चलता pure होता गलत है। काम करने से रोक दिया था। हजरत उमर को इस बेटी की ये बात इतनी पसंद आई और वो इस लड़की से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस लड़की की माँ से पूछा कि क्या इस लड़की की कहीं शादी तो तय नहीं हुई? उसकी माँ ने कहा नहीं। ये देखकर हजरत उमर ने अपने छोटे बेटे आसिम बिन उमर को बुलाया और अपने बेटे आसिम की शादी इसी लड़की से कराई। मतलब आप सोचें, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के बेटे की शादी एक आम दूध बेचने वाली लड़की से हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ये शादी हुई, इसके कुछ ही दिन बाद हजरत उमर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में हजरत उमर ने देखा कि आने वाले जमाने में उन्हीं की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जिसके सर पर किसी जख्म का निशान होगा और यही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में इंसाफ और इस्लाम को कायम करेगा। यही बच्चा उमर बिन। हजरत उमर अचानक नींद से उठे और इस ख्वाब के बारे में अपने सारे बच्चों को बताया और सब हैरान रह गए कि आखिर ये बच्चा कौन होगा। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। हजरत उमर के बेटे आसिम और इस दूध बेचने वाली लड़की के घर एक लड़की पैदा हुई, लैला जब बड़ी हुई, इनकी शादी एक शहजादे अब्दुल अजीज से कराई गई और इन्हीं के घर जो बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसके पर नाना के नाम पर रखा गया, उमर बिन अब्दुल अजीज, जो आगे जाकर खिलाफत के साइज के हिसाब से तारीख के सबसे बड़े खलीफा बने, इवन अपने नाना से भी बड़े खलीफा।
उनके नाना जो अपने जब समय में उमर किया बिन था ना, अब्दुल जो अजीज इतना पैदा फैलाया भाई, वो कोई खुशी का टाइम नहीं था, बल्कि इस्लाम का सबसे गम वाला साल था, क्योंकि इसी साल इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया था। जिस साल उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, उसी साल करबला का वाकया भी पेश आया था, 19 जहां करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को बेरहमी से शहीद किया गया था। और अफसोस की बात तो ये है कि जिस खानदान ने करबला के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को शहीद किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अपना ही खानदान था, बनु उमैया। उमर बिन अब्दुल अजीज का खानदान बनु उमैया कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि ये अरब का सबसे रिच और पावरफुल खानदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में 30 साल तक खिलाफत राशिदा थी, लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, उमैया खिलाफत। उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी 20 साल की खिलाफत में तो हालात काफी हद तक बिल्कुल ठीक थे। लेकिन असल मसला तब बना जब उनके फौत होने के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बना। और यहां मसला इसलिए बना क्योंकि उस वक्त दुनिया में बड़े बड़े सहाबा जिंदा थे और यजीद बस एक आम आदमी था, इसीलिए कोई भी यजीद के खलीफा बनने से खुश नहीं था। तो जब यजीद खलीफा बना, हर तरफ मुसलमान यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब यजीद अपनी बादशाहत बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था और आखिर यजीद के ही फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन करबला के वाकये के बाद यजीद खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, क्योंकि करबला के सिर्फ 3 साल बाद यजीद भी मर गया। यजीद के बाद उसका बड़ा बेटा खलीफा बना, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया और उसने मरने से पहले किसी को भी अपने बाद खलीफा नहीं बनाया था। और यहां से उमैया खानदान के हालात खराब होने लगे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी खलीफा नहीं था। ये देखकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा उमैया खानदान के खिलाफ खड़े होने लगे। बल्कि मुसलमानों ने उमैया खानदान को छोड़कर एक बहुत बड़े सहाबी को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसकी वजह से ये सारा इलाका उमैया खानदान के कंट्रोल से निकल गया। इस वक्त उमैया खानदान के हालात बहुत खराब थे और ऐसा लग रहा था कि अब उमैया खानदान की ताकत टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमैया खानदान के हालात खराब हुए, उसी वक्त एक आदमी ने आकर उमैया खानदान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान बिन हकम, जिन्होंने दोबारा उमैया फौजों को एक जगह जमा किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने यह सारा इलाका फतह किया, जिससे ऑफ कोर्स उमैया खानदान को दोबारा ताकत मिली और इस तरह मरवान एक ताकतवर बादशाह बना। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा मरवान ने मरने से पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा, जो उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद थे। और ऐसा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा के बाद उनका चचा अब्दुल मलिक मुसलमानों का नया खलीफा बना। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक अपने जनरल हज्जाज बिन यूसुफ के साथ दोबारा आगे बढ़ने लगा और आखिर उन्होंने दोबारा पूरी खिलाफत को उमैया खानदान के कंट्रोल में लाया। अब जब हालात थोड़े ठीक हो गए थे, तो अब्दुल मलिक दोबारा अपने कैपिटल में बैठा और अपने भाई अब्दुल अजीज को इजिप्ट का गवर्नर बनाया और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अपने बाप के साथ इजिप्ट में रहने लगे। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे से थे और इस छोटी सी उम्र में एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने वालिद के साथ उनके घोड़े देखने के लिए गए और वहां जब छोटे से उमर बिन अब्दुल अजीज घोड़ों के साथ खेल रहे थे, तो एक घोड़े ने अचानक उनके सर पर लात मारी, जिससे उनके सर पर सख्त चोट लगी और इससे हमेशा हमेशा के लिए उनके सर पर एक निशान पड़ा। कहा जाता है कुछ लोग तभी समझ गए थे कि हो सकता है यही वो लड़का हो जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा था।
क्योंकि सबको पता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बाप तो बनु उमैया खानदान से है, लेकिन उनकी माँ लैला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से है। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज इजिप्ट में ही अपने माँ बाप के साथ बड़े होते गए, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र सिर्फ 13 साल हुई, उन्हें इजिप्ट से मदीना की तरफ भेजा गया ताकि वो मदीना में बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठकर इस्लाम के बारे में सीख सके। और यहीं से सहाबा के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उनके बाकी सारे कजन्स बनु उमैया के शहजादे सहाबा से बहुत दूर अपनी अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, महंगे घोड़ों की सवारियां करते थे। और यहां उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे होने के बावजूद भी मदीना के गरीब सहाबा के साथ रह रहे थे, और इसीलिए आगे जाकर उमर बिन अब्दुल अजीज के इन्हीं कजन्स ने उन्हें जहर देकर शहीद किया। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा से ही ऐसे बहुत नेक इंसान नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है मदीना के पहले दिनों में वो भी एक शहजादे की तरह रहते थे। कहा जाता है उमर बिन अब्दुल अजीज के पास मदीना में इतने कपड़े थे कि वो एक बार जो कपड़े पहन लेते थे दोबारा उन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कपड़ों पर इतना महंगा परफ्यूम लगाते थे कि मदीना की जिस भी गली से वो गुजरते थे वहां उनके जाने के बहुत टाइम बाद भी हर तरफ उनके परफ्यूम की खुशबू फैली हुई होती थी। और मदीना के कुछ लड़के उमर बिन अब्दुल अजीज के फैशन से इंस्पायर भी होते थे, क्योंकि सबको पता था कि एक दिन यही लड़का आगे जाकर खलीफा बनेगा। धोखे से मार दिया। एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मदीना की मस्जिद लेट पहुंचे। उनके टीचर ने पूछा, तुम क्यों लेट आए हो? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया कि असल में मेरे गुलाम मेरे बालों को ठीक कर रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूं। इस बात पर उनके टीचर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ऑफ कोर्स एक शहजादे को कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इस टीचर ने सीधा एक लेटर उमर बिन अब्दुल अजीज के बाप अब्दुल अजीज की तरफ भेजा और उन्हें बताया कि आपका बेटा यहाँ ये सब कुछ कर रहा है। ये सुनकर अब्दुल अजीज ने इजिप्ट से एक बंदा सीधा मदीना की तरफ भेजा और उसे बताया कि सीधा मदीना जाकर मेरे बेटे उमर के सारे बाल काट दो। इस आदमी ने ऐसा ही किया और मदीना आकर शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज के बाल सबके सामने काट दिए। इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज की तरबियत आहिस्ता आहिस्ता मदीना में होने लगी। इसी मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत राशिदा को पढ़ना शुरू किया कि खिलाफत राशिदा एक कितनी अजीम खिलाफत थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज को समझ आने लगी कि आज उनके खानदान ने खिलाफत को क्या से क्या बना दिया है। और इस तरह मदीना के स्कॉलर्स उमर बिन अब्दुल अजीज को एक शहजादे से ज्यादा एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहां से सब बदल गया, क्योंकि मदीना के स्कॉलर्स चाहते थे कि अब्दुल अजीज के बाद जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो वो बनु उमैया की इस खिलाफत को दोबारा ठीक करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मदीना में उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 25 साल हुई, अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी बदल कर रह गई। याद है उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा अब्दुल मलिक और उसके बाद मेरा छोटा बेटा अब्दुल अजीज खलीफा बनेगा। और उनके बाद ऑफ कोर्स उमर बिन अब्दुल अजीज ने ही खलीफा बनना था। लेकिन अचानक उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक ने यह सिस्टम तोड़ दिया और ऐलान किया कि मैं ये खिलाफत अपने भाई अब्दुल अजीज को नहीं दूंगा और मेरे बाद मुसलमानों का नया खलीफा मेरा बड़ा बेटा वलीद बनेगा। मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज का चचा उनसे और उनके वालिद से खिलाफत का हक हमेशा के लिए छीन रहा था। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद अब्दुल अजीज ने अपने इस भाई के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा और वालिद एक दूसरे के आमने सामने हुए और एक बार फिर बनु उमैया के हालात खराब होने लगे और ऐसा लगने लगा कि अब उमैया खानदान के शहजादे आपस में तख्त के लिए लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद ने अपने भाई की बात मानने से इनकार किया, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद फौत हो गए। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा अब्दुल मलिक का रास्ता साफ हो चुका था और उन्होंने आसानी से अपने बेटे वलीद को नया खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा के लिए खिलाफत से दूर हो गए।
और उनके खलीफा बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज अपने चचा के इतने बड़े धोखे के बाद भी बिल्कुल खामोश रहे, और अब तो वो मदीना में रहकर इतना बदल चुके थे कि उन्हें खिलाफत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, बल्कि अब वो खिलाफत को एक बहुत बड़ा ऑनर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ समझने लगे थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा को अब भी अच्छी तरह पता था कि अगर दुनिया में कोई उसके बेटे की खिलाफत को चैलेंज कर सकता है तो वो है उमर बिन अब्दुल अजीज। इसीलिए उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को खुश करने के लिए उन्हें मदीना से अपने पास कैपिटल दमिश्क बुलाया, और वहां उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज की शादी अपनी ही बेटी उमैया खानदान की शहजादी फातिमा बिन अब्दुल मलिक से कराई, जिसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी के साथ दमिश्क में ही रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के चचा, जो अब उनके ससुर भी थे, इस दुनिया से चले गए, और अकॉर्डिंग टू प्लान उनके बाद उनका बड़ा बेटा वलीद मुसलमानों का नया खलीफा बना। जैसे ही वलीद खलीफा बना, उसने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना बल्कि पूरे हिजाज का गवर्नर बना दिया, और इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी फातिमा के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज एक शहजादे ही थे, और अभी उनकी जिंदगी पूरी नहीं बदली थी, क्योंकि कहा जाता है जब वो दमिश्क से मदीना की तरफ आ रहे थे, सिर्फ उनका सामान उठाने के लिए 130 ऊंटों का काफला बनाया गया था। मतलब इतना ज्यादा सामान था। खैर, उमर बिन अब्दुल अजीज अब इस पूरे इलाके हिजाज के गवर्नर बने, और यहीं से उमर बिन अब्दुल अजीज को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि उनका खानदान बनु उमैया असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहा है। और यहां से उमर बिन अब्दुल अजीज और उन्हीं के खानदान बनु उमैया के दरमियान बड़े बड़े मसले पैदा हुए, और उमर बिन अब्दुल अजीज अपने ही खानदान के खिलाफ होने लगे। पहला मसला, जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर बने, उसी वक्त बनु उमैया का एक और भी गवर्नर था, कूफा का गवर्नर, दुनिया का सबसे जालिम आदमी हज्जाज बिन यूसुफ, काटो तुम सबकी पिछले में हमने देखा था, जिसने कूफा में मुसलमानों पर इतना जुल्म किया कि मुसलमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जो भी कूफा में बनु उमैया के खिलाफ सोचता भी था, हज्जाज उनकी गर्दनें उड़ा देता था। और इवन अगर कूफा में कोई हजरत अली और अहले बैत की तारीफ करता था, हज्जाज उसे भी नहीं छोड़ता था। यहां तक कि हज्जाज कूफा में मुसलमानों को फोर्स करता था कि वो सब के सामने हजरत अली और अहले बैत को बुरा भला कहें, बल्कि हज्जाज कूफा के मिंबरों से हजरत अली और अहले बैत पर सब्बो शितम किया करता था। इसीलिए ये सब देखकर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज हज्जाज के इन जुल्मों से तंग आ गए, और उन्होंने सीधा एक लेटर अपने कजन खलीफा वलीद की तरफ भेजा, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज ने वलीद से कहा कि आप अपने इस गवर्नर को कंट्रोल करें, बल्कि उसे गवर्नरी से हटाकर सजा दें। लेकिन ऑफ कोर्स उनके कजन वलीद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हज्जाज को और भी ज्यादा ताकत दी, क्योंकि हज्जाज खलीफा वलीद की मर्जी से ही ये सब कुछ करता था। काटो तुम सबकी गर्दनें। तो अब जब वलीद कुछ करने को तैयार नहीं था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक और काम शुरू किया। जिन मुसलमानों पर कूफा में हज्जाज जुल्म किया करता था, वो वहां से भागकर मदीना की तरफ आने लगे, और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें यहां मदीना में इज्जत के साथ रहने की इजाजत दी। बनु उमैया के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा मसला। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना की मस्जिद गए। मस्जिद में उनके बचपन के टीचर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने नमाज खत्म की, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि उमर, मुझे एक बात बताओ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी। तुम्हें क्या लगता है, जो सहाबा इस्लाम की पहली जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, क्या अल्लाह उन सहाबा से खुश होगा या नाराज? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बिल्कुल अल्लाह उनसे खुश होगा। जिस पर उनके टीचर ने उनसे कहा, तो फिर तुम बनु उमैया के लोग इस जंग में सबसे आगे लड़ने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर क्यों सब्बो शितम करते हो? क्यों सब्बो शत्म करते हो? ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज खामोश हो गए,
और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है जब बचपन में मेरे वालिद अब्दुल अजीज खुतबा दिया करते थे तो पूरा खुतबा वो बिल्कुल सही देते थे, लेकिन जब खुतबे में वो हजरत अली पर सब्बो शितम वाली जगह पर आते थे, मेरे वालिद अब्दुल अजीज की जबान कांपने लगती थी कि अली और उनकी आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती थी। एक दिन मैंने अपने वालिद से पूछा कि हजरत अली पर सब्बो शितम करते हुए आपकी जबान क्यों कांपती है? सब्बो सितम क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बनु उमैया हजरत अली पर सब्बो शितम तो करते हैं, लेकिन अगर इन मुसलमानों को पता चल जाए कि अली कैसा अजीम इंसान था तो ये मुसलमान सब मिलकर इसी वक्त हमारी हुकूमत तोड़ डालेंगे और जाकर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को देंगे। यहां पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने टीचर के सामने माना कि बनु उमैया के लोग हजरत अली पर सब्बो शितम करके गलत करते हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज ने कसम खाई कि मैं कभी भी इस गुनाह में शामिल नहीं होऊंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज और बनु उमैया का तीसरा बड़ा मसला। उमर बिन अब्दुल अजीज जब मदीना के गवर्नर थे, एक दिन अचानक उनके पास उनके कजन खलीफा वलीद का लेटर पहुंचा जिसमें लिखा था, उमर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मदीना में अब्दुल्ला बिन जुबैर के बेटे को पकड़कर उसे कोड़े मारो और उसे इतना टॉर्चर करो कि वो मर जाए। इस लेटर में जो लिखा था वो उमर बिन अब्दुल अजीज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो क्या कर सकते थे? बादशाह का हुक्म मानना लाजमी था। मदीना की फौज ने एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे को पकड़ लिया और उन्हें 100 कोड़े लगाए और सर्दियों की ठंडी रात में उन्हें पूरी रात सर्दी में बाहर खड़ा किया और सारी रात उनके सर पर ठंडा पानी डालते रहे जब मारना और ही है आखिर तो इसी जान से टॉर्चर मार दो, से एक ही अब्दुल्ला बार। बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के दो सिर बेटे के। शहीद हो गए। जब उमर बिन अब्दुल अजीज को इस जुल्म का पता चला, वो अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गए कि उन्हीं की हुकूमत में बड़े सहाबी के बेटे को इतने जुल्म से शहीद किया गया था। इसीलिए यहां पर उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी जिंदगी की फेमस लाइंस कही। ये सब देखकर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि बनु उमैया की हुकूमत में अल्लाह की जमीन जुल्म से भर चुकी है। और इसी के साथ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मदीना की गवर्नरी के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। सही और इसी के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी शहजादी फातिमा को लेकर वापस दमश्क की तरफ चले गए। एक और रिवायत में है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने रिजाइन नहीं बल्कि उन्हें निकाला गया था। जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज दमश्क पहुंचे, उसके कुछ ही अरसे बाद खलीफा वलीद ने अपने भाई के साथ वही किया जो इससे पहले उसके बाप ने अपने भाई के साथ किया था। वलीद ने अचानक ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा भाई सुलेमान नहीं बल्कि मेरा बेटा खलीफा बनेगा, और वलीद जबरदस्ती सब अपने बेटे अपने के नाम पर सबसे बैत लेने लगा। तो ऑफ कोर्स सब ने डर कर वलीद की बात मान ली और उसके बेटे के हाथ पर बैत करने लगे, सिवाय बनु उमैया के एक शहजादे के जो खलीफा वलीद के खिलाफ खड़ा हुआ और उसकी बात नहीं मानी, और वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज। ये देखकर वलीद को गुस्सा आया और उसने अपने ही कजन उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन तक उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया के जेल में रहे, लेकिन अचानक यहां से हालात बदल गए, क्योंकि इससे पहले कि लोग वलीद के बेटे को खलीफा मान लेते, अचानक वलीद मर गया और उसके भाई सुलेमान ने तेजी से पूरी खिलाफत अपने कंट्रोल में ली। जैसे ही सुलेमान नया खलीफा बना, उसे अच्छी तरह याद था कि उसके भाई उसे खलीफा नहीं बनाना चाहते थे, और उसे यह भी याद था कि उसके पूरे खानदान में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो सुलेमान के लिए खड़ा हुआ था, उमर बिन अब्दुल अजीज। इसीलिए सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज को पूरे खिलाफत का एक बड़ा मिनिस्टर बनाया और उमर बिन अब्दुल अजीज की हर बात को मानने लगे। मिनिस्टर बनते ही सबसे पहली बात उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा सुलेमान से यह कही कि आप प्लीज इस कूफा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ और इसके साथियों को हटा दें। हज्जाज इससे पहले ही मर चुका था, लेकिन मरने से पहले हज्जाज ने पूरी खिलाफत में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर बिठाया हुआ था। मतलब हज्जाज खुद कूफा का गवर्नर था, यमन का गवर्नर हज्जाज का भाई था, मदीना का गवर्नर हज्जाज का दोस्त था, इजिप्ट का गवर्नर हज्जाज के ही ग्रुप से था, और सिंध का गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का ही भतीजा था। सिंध में बड़ा भाई ऐसे
कैसे करता, फिर छोटा बन जाता है, बड़ा मर जाता, मतलब कैसे ना कैसे करके। नहीं उसको नहीं बनाता, वो अपने बच्चे को बनाना सब चाहते हैं ना, अपने बच्चे को बनाना। तो आज भी 80% जो जॉब वगैरह है वो सब भी है ना ऐसे ही चल रही है। 80% जॉब ऐसे होता है कोई ना कोई फिट करवाता है कहीं ना कहीं, सबको ऐसे ही होता है। रिलेशन में ही मतलब 20% लोग हो गए जो जाते हैं जॉब इंटरव्यू देने और उनकी जॉब लगती है, 80% ऐसे चल रहा है रेफरेंस से जो जाते हैं उनकी जॉब लगती है। इतना प्रभावित हुए उनकी बात से कि आधी रात का टाइम है, लड़की हमारी जवान की इतनी मतलब जवान रख रही है हमारी बात की, तो कितनी अच्छी बात थी। फिर उन्होंने खुद से नहीं अपने बच्चे से शादी कराई उसकी। हाँ तो मुझको भी लग रहा था ना कि ये वाक्य तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये वाक्य क्यों बता रहे हैं, है ना, क्योंकि हजरत उमर के तो हमने और भी बहुत सारे वाक्य सुने हैं, लेकिन इसमें ये था कि नहीं, इसमें ये था कि जो दूध वाली लड़की थी ना आगे चल के उसी से शादी कराई बेटे की, और उसी का वंश है ये। जो लड़की थी ना और उनका बेटा था उनका ही आगे चल के जो और हुए जो ठीक है वंश में, तो वही है उमर बिन अब्दुल अजीज। है, सच्चाई है इसकी। अब्दुल अजीज जो था ठीक है, गवर्नर था उस समय का, ठीक है, वो उसका भी मैं सोच रहा था क्यों आया ये नाम, क्योंकि पिछली वीडियो में तो हमने देखा है, लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं, वो पूरी हिस्ट्री वो टाइमलाइन के हिसाब से जुड़ी हुई है। सब कुछ एक एक करके जुड़ा हाँ हुआ है। हाँ, क्योंकि आगे पीछे नहीं जा रहे ना, बिल्कुल लाइन से आ रहे, ठीक है। तो ये पिछली का भी होगा, उससे पिछली का भी रेफरेंस, और उससे पिछली का भी की सारी वीडियो शायद जैसे मार्वल की मूवी है ना, वो सीधा हल्क से आयरन मैन से देख देख के अब तक आनी पड़ेगी पूरा जो है, ठीक है, फेज 1 फेज 2 ऐसे इनकी वीडियो है। बीच में से नहीं देख सकते, शुरू से ही देखनी पड़ेगी जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते कि जो सिन तक दिखा दिया इन्होंने, ठीक है, अब उसके बाद देखते क्योंकि सब जो है अब्दुल अजीज था कौन नहीं, क्योंकि जितने भी गवर्नर उन्होंने अपने रेफरेंस से लगवाए हुए थे अब उन सबको हटवा दिया अब्दुल अजीज ने, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। अभी पूरी वीडियो देखनी 1 घंटे की ये वीडियो थी, ठीक है, तो आधी आधी करके देखेंगे। तो बाय।